तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपका एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये आपका पाठ 7 है। इससे पहले हमने आपको पाठ 6 पूरा पढ़ाकर समाप्त कर दिया है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस नए चैप्टर में कुछ फार्मूले होंगे तो कुछ सवाले होंगे। तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला को डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूला अप्लाई हो सकते हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर आपकी प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जो प्रश्नावली 7.1 है, आप कक्षा 9 में जब थे तब पर भी आपने निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, वहाँ से आगे कक्षा 10वीं में आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो जो कक्षा 10वीं में बताई गई हैं आप केवल उस पर गौर करिए, आपका काम हो जाएगा। यानी जो बोर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आपको बता देंगे ताकि आपको बोर्ड पेपर में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। देखिए, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं पाठ 7। ठीक है, नाम है इसका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें सबसे पहले क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपका दूरी सूत्र। ठीक है, अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे रेखा है। ठीक है, और इसके दो बिंदु हैं। एक बिंदु का नाम ए रख देते हैं और एक बिंदु का नाम बी रख देते हैं, क्योंकि आप जानते हो रेखा में दो बिंदु आपके दोनों सिरों पर होते हैं। तो एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी रख दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि मान लेते हैं कि ए का जो निर्देशांक बिंदु है वो x1 y1 है और बी वाले का है x2 y2। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है डी। डी बोले तो डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आप निकालते हो। तो देखिए, डी बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट में ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर आपको फार्मूला पता करना है तो आप यहाँ देखिए, डी बराबर हमने लिखा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि इसको उलट देते हैं, वो लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए, हम लिखकर समझा भी दे रहे हैं आपको। वो डी बराबर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वो ऐसे भी फार्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही फार्मूला सही हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर कोष्टक के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा है और स्क्वायर का मतलब ये है कि भले वो अंदर माइनस ही रहे, अगर स्क्वायर होता है तो वो प्लस में बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज कीजिए चाहे ये वाला, दोनों आपका सही है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो ये वाला फार्मूला, क्योंकि ये बोलने में आसान होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये आपका दूरी सूत्र का फार्मूला है। पूरे आपके अभ्यास में यानी प्रश्नावली 7.1 में इसी फार्मूला का यूज रहने वाला है। तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग क्या करें, यहाँ पर इसको मिटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसको लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद आपके प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो इसको मिटा दें पहले। चलिए, यहाँ पर आपको हमने फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। इस फार्मूले के अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है। आराम से आपका लगभग पूरा सवाल हो जाएगा। एक आध ऐसे सवाल हैं जो अदर फार्मूला पर अप्लाई होंगे, उसको जब हम बताएंगे तो आपको बता देंगे कि ये फार्मूला कैसे आपको याद रखना है। क्योंकि फार्मूला याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला ही भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़िए और फार्मूला
लिखते लिखते याद हो जाएगा, फार्मूला बैठ कर याद करोगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो बिंदु दिया है और दो बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करोगे आप? अगर हम इसका पहला सवाल देखें तो पहले सवाल में दिया है 2,3, उसके बाद दिया है आपका 4,1, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे, ये पहला बिंदु है तो इसको मानेंगे x1 और ये होगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था आपका? d बराबर अंडर रूट में यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस पर अप्लाई करें तो क्या हमारा उत्तर आएगा? तो d बराबर देखिए अंडर रूट में x2 का मान देखिए है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस y2 का मान है 1, फिर माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस पर बैठा दिया। अब यहाँ पर अगर d बराबर आप देखो तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर कि d बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से 8। अब 8 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट में 2। यहाँ लिख दीजिए मात्रक और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मात्रक इस वजह से लिखे क्योंकि दूरी जो होता है, दूरी का कुछ ना कुछ तो मात्रक होता ही है। तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग मात्रक लिख दिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ जो भी मात्रक होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा पहले का पहला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है यहाँ पर -5, 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1, 3। ये हमारा क्या है? बिंदु है, निर्देशांक बिंदु। इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हमको वही फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आप जानते हो, d बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या फार्मूला अप्लाई आप किए हो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है आपका? -1 है, -1 लिख दीजिए। माइनस x1 क्या है? -5 है, यहाँ पर -5 लिख दीजिए। इस कोष्टक को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बड़ा कर देते हैं, का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 3, फिर माइनस y1 का मान है 7 का स्क्वायर कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको जो फार्मूला हमारा दिया था उसमें बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होता है, चिन्ह प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका -1 फिर प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस। अब देखिए 7 में से 3 को आप घटाओगे तो -4 बचेगा,
और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो d बराबर हो जाएगा, देखिए 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 16 हो जाएगा, और प्लस 16 तो है ही, तो 16 और 16 कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 32, और 32 का वर्गमूल अगर आप निकालना चाहो तो इसको आप 16 गुणित 2 लिख सकते हो, 16 दूना 32 होता है, तो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, और 2 का नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे अंडर रूट में ही लिखे रहने दीजिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मात्रक, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया, 4 अंडर रूट 2 मात्रक, और यही आपका उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे और अगला क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो आपसे कह रहा है ए कामा बी, फिर यहाँ पर -a कामा -b। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सवाल है, और ये वाला सवाल आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में लिख लीजिएगा, IMP इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, तो 2 या 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अगर बहुविकल्पी में पूछेगा तब तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर, और कहीं ये 4 नंबर में पूछ लिया तो आपको पूरा का पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ही सरल है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ कर चले आते हैं, जबकि ये सवाल बहुत ही सरल है। कैसे, आपको समझाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा x1 y1, और ये वाला हो जाएगा x2 और y2। इसमें करना क्या है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है, d बराबर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको इस फार्मूले पर बैठाएं तो क्या बनेगा, x2 का मान है -a, फिर माइनस x1 का मान है a का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है -b, फिर माइनस y1 का मान है b का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करें तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए -a और -a जुड़कर हो जाएगा -2a, क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर, फिर प्लस -b -2b का स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो -2a का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और यहाँ पर a स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 2 दूना के 4, और यहाँ b स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं से गलती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है। यहाँ तक तो कर लेते हैं, बट यहाँ से गलती करते हैं। अब देखिए, आपको गलती नहीं करना है। कैसे गलती नहीं करना है, आप देख रहे हो दोनों में 4 है, तो आप 4 कॉमन ले लीजिए ऐसे, तो बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 4 का तो वर्गमूल निकालते ही हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी वर्गमूल निकाल देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप जानते हो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 होगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो d बराबर क्या होगा, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, फिर अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, कोष्टक लगाओ या ना लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर मात्रक। यही आपका फाइनल उत्तर है। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बाहर लिखने के बाद ये अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक अंडर रूट न लगाने की वजह से पूरा का पूरा आपका सवाल गलत माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नंबर जो होता है वो कट जाता है। सोचिए, अगर ये 4 नंबर में पूछेगा तो आपका 4 नंबर कटेगा। 4 नंबर का मतलब आप परसेंटेज में डाउन हो जाओगे।
इसी वजह से हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो। आराम से वीडियो देखो, बढ़िया से सीखो और पेपर में पूरा का पूरा लिख कर आओ, अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं तो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। पहला में 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही क्वेश्चन हमने आपको लगवा कर बता दिया है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं और आराम से लग जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? तो आप जब किताब खोलोगे NCERT का, जहां पर दूरी सूत्र लिखा रहेगा वहीं पर अनुच्छेद 7.2 भी लिखा है। वहां पर थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे आप, थोड़ा सा ही दूरी सूत्र जो लिखा है उसके नीचे आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको शहर ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, वहां पर दर्शाया है बहुत बढ़िया चित्र बनाकर। अगर आपके पास किताब है तो आप देख लीजिएगा, और वहां पर आपको मिलेगा बिंदु 0,0 और 36,15। तो वही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले तो आप 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। अब क्या आप शहर ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हो? तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। तो चलिए निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हमको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। d बराबर आप जानते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, देखिए अंडर रूट में x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है 15 माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर d बराबर देखोगे तो 36 में से 0 जाएगा तो बचेगा 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, तो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है तो आप जानते हो, 36 का स्क्वायर होता है 1296। 1296, अगर आप 36 का 36 में गुणा करवाओगे तो 1296 आपका उत्तर आएगा। उसके बाद 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। अगर आप इसको जोड़ते हो तो देखिए आपके सामने जोड़ते हैं, 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 और ये 1, यानी ये हो गया 1521। 1521 किसका वर्ग होता है तो ये 39 का होता है। इसका मतलब ये है कि 1521 का वर्गमूल निकालोगे आप तो आएगा 39, यानी 39, और ये हो जाएगा मात्रक। यही आपका उत्तर है। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन इसमें यही कहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? हमसे ये नहीं पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है कर सकते हो कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है उसमें हम लोग नीचे लिखेंगे हाँ हम ए और बी शहर की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखोगे आप और आपका उत्तर फाइनली तैयार हो जाएगा। यानी हाँ हम शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और ज्ञात करोगे तो यही आएगा 39 मात्रक ही। उसमें जो दूरी सूत्र लिखा है आपके किताब में, उसके नीचे जो ये सवाल दिया है उसमें देखोगे आप तो बड़ा बढ़िया ग्राफ व्राफ बना कर और उसके बाद सवाल को हल भी किया है। हल जैसे हम यहाँ पर किए हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको हल मिलेगा, वहाँ पर भी 39 मात्रक ही आया है।
हालांकि हम लोग यहाँ पर 39 मात्रक आपका ला दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा समाप्त हो चुका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु लिखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन में सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बिंदु क्या दिया है आपका, बिंदु दिया है 1,5, फिर दिया है आपका 2,3, फिर दिया है आपका -2, -11। पूछ रहा है ये संरेखी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले संरेखी का मतलब क्या होता है, देखिए जब दो रेखाएं एकदम सीधी रेखा में हो, जैसे अगर हमारे पास ये जो मार्कर है, अगर इनको हमको संरेख दिखाना होगा तो संरेख दिखाना होगा तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो देखिए एक लाइन बन रही है। इसमें 3 बिंदु है, कौन सा, एक ये ब्लैक वाला, एक जहां ये जुड़ रहा है दूसरा बिंदु हो गया, और एक ये लास्ट वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं तो इसका मतलब ये संरेख है। और उसके बाद देखिए अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं तो जब ये मुड़ जाएगा तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर ये जो मुड़ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना लंबा ये है पहला वाला रेड वाला मार्कर, उतना ही लंबा आपका ब्लैक वाला मार्कर है। यानी ये एक दूसरे को दूरी में बराबर पाते हैं। यानी जितना लाल वाला मार्कर उतना ही काला वाला मार्कर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनके बीच की दूरी निकालें तो ये दूरी बराबर आना चाहिए, तभी तो ये संरेख होगा, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। दूसरा, इसका जो रेखा है वो एक सरल रेखा होना चाहिए। सरल रेखा का मतलब तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो, पहला दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूसरा त्रिभुज का एरिया निकालकर। तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में दूरी सूत्र दिया है, त्रिभुज का एरिया नहीं दिया है, तो हम कोशिश करेंगे आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही बताएं। क्योंकि अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल से बताएंगे तो हो सकता है कि बोर्ड पेपर में आपको वो फार्मूला याद न रहे या गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम दूरी सूत्र से बताएंगे तो आप कम गलत कर सकते हो, क्योंकि आप दूरी सूत्र पर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर आपको दूरी सूत्र से ही समझाएंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये बिंदु है, इसका मान है 1,5 और इसका मान है 2,3। फिर यहाँ से एक बिंदु और खींचे, इसका मान है -2,11, यानी -2, -11। अगर ये तीनों एक ही रेखा पर हुए, यानी ये तीनों एक ही रेखा के बिंदु हुए, तो ये संरेख होंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए कि ये संरेखी है या नहीं है, हम लोग कैसे दूरी सूत्र को यूज करेंगे। तो आप देखो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं ये बिंदु ए है, ये अपने से मान रहे हैं, ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम अपने मार्कर को थोड़ा सा आपको समझाने में यूज करें तो आप ऐसे समझिए कि ये पहला वाला मार्कर है, ऐसे। ठीक है, पहला वाला मार्कर है जिसके दो ठो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला मार्कर है, दूसरा वाला मार्कर में आप देखो तो ये बिंदु बी है और इसका सी है कि नहीं है। अगर ये दोनों एक ही रेखा में हुए तो ये संरेखी होंगे, और संरेखी जब होंगे तो हमने कहा कि अगर आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे जब आप इसको मोड़ देंगे तो देखेंगे कि देखिए इसको जब आप ऐसे मोड़ दिए तो ये लंबाई में भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच की दूरी अगर हम निकाल लें तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको मोड़ते हो, जैसे ये ऐसे मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो एक बिंदु क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जो किनारे किनारे वाले बिंदु हैं वो ऐसे सट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, जिसको हम लोग D1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे
AC के बीच की दूरी, जिसको हम क्या मानेंगे, D2 मानेंगे। अगर ये संरेख हुआ तो AB जो है आपका, AB वो AC के बराबर होगा। अगर ये संरेख हुआ तो, अगर संरेख नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे आप AB बराबर AC? देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर AB बराबर AC क्यों निकाल रहे हो आप? AB बराबर BC निकाल सकते हो। अगर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हुआ तो संरेख बोल दीजिए, बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं है। नहीं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आप समझो, हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर जो A है इस पर ये दो मार्कर रखते हैं, एक रखते हैं रेड वाला और एक रखते हैं ब्लैक वाला, ऐसे। ठीक है, अब अगर ये दोनों संरेखी हैं तो देखिए A जितना होगा, A से B जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, यानी ब्लैक वाला। ब्लैक वाला होगा तो ये ब्लैक वाले को ऐसे आगे बढ़ा दिए हैं, मतलब जितना आपका AB होगा उतना ही आपका AC। अगर हुआ तो ये संरेख है, अगर नहीं हुआ तो संरेख नहीं है। दूरी सूत्र पर अगर हम लगाएंगे तो, और अगर हम लोग त्रिभुज का एरिया लेकर लगाएंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो फिलहाल हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको मानेंगे यहाँ पर x1 y1 और इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो AB बराबर क्या होगा, फार्मूला आप जानते हो, D1 बराबर या D बराबर, फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर D बराबर निकालें या D1 बराबर निकालें, या ऐसे कर दें कि AB बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान देखिए है 2 माइनस x1 का मान है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है 3, फिर माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा AB बराबर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 5 आएगा, बचेगा कितना, -2 का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 और 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। मतलब जो AB आया वो कितना आया, √5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AC। तो AC बराबर क्या होगा, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 क्या है, देखिए AC निकाल रहे हैं तो A का तो मान वही रहेगा x1 y1, लेकिन C का मान यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे -2 कामा -11, तो इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, इससे हमारा AB निकल गया। अब हम लोग AC निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए AC बराबर ये हो जाएगा x2 का मान है -2, फिर माइनस x1 का मान देखिए है 1, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है -11, फिर माइनस y1 का मान है देखिए 5, तो 5 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो AC बराबर ये हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर, फिर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करने बैठें तो क्या होगा इसका मान, तो यहाँ पर देखिए AC बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो 9 और 256 को अगर हम जोड़ें तो आएगा कितना, 9 6 15, 5 1 6 2, 265 आया। 265 और यहाँ पर है √5, क्या ये दोनों बराबर होंगे, आंसर है नहीं। यानी जो हमारा AB है, AB वो बराबर नहीं है AC के। क्यों, क्योंकि AB का मान देखिए आया √5 और यहाँ पर इसका जो मान आया वो कितना आया, √265। ठीक है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकालोगे, ये हो जाएगा कितना, 5 5 25, 5 3 15, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा साधारण तौर पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो AB है वो AC के बराबर नहीं है। तो जब AB AC के बराबर नहीं है तो ये बिंदु आपस में संरेख
नहीं होंगे तो लिख दीजिएगा यह बिंदु संरेख नहीं है या संरेखी नहीं है। ठीक है, और आपका उत्तर तैयार हो गया। यह बिंदु संरेखी नहीं है। फाइनली आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अगर आप इसको चाहो तो और भी आसानी से लगा सकते हो। इसका प्रयोग करके आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके उसको हम लोग, अगर आप कहोगे तो एक अलग से मतलब वीडियो बना देंगे 2 या 3 मिनट की, जहां पर हम आपको समझाएंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप इसको कैसे बता सकते हो कि ये संरेखीय है या नहीं है। हालांकि उसमें अलग फार्मूला लगता। आपको दूरी सूत्र का फार्मूला पता था तो हमने सोचा केवल इसी पर ही इसको लगवा दिया जाए। तो चलिए, ये सवाल तो हमारा हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे वाले सवाल में। इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, फिर 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर जांच करना है। जांच करने का मतलब ये है कि आपको पता करना है कि क्या ये वास्तव में है कि नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, लिख दीजिएगा हाँ हैं, और अगर नहीं है तो लिख दीजिएगा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। जो ये बिंदु दिया है ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो है, ए का निर्देशांक क्या रहा होगा, तो ए का निर्देशांक 5, -2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी का क्या है, 6, 4 है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का देखेंगे तो लिखा है 7, -2। ये इस त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष के निर्देशांक हैं। आपको पता करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो ना लिख दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग भुजा ए बी का लंबाई निकालेंगे, क्योंकि हमको समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बताना है। तो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर हम लोग यहाँ पर भुजा ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई निकालें और इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका शीर्ष है ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अन्यथा हम लोग कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भुजा, यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी की लंबाई। अच्छा, भुजा ए बी की लंबाई निकालने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का। क्यों, क्योंकि असल में आप ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे जो भुजा ए बी की लंबाई बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको दूरी सूत्र का फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें किसको x1 y1 मानोगे आप, किसको x2 y2 मानोगे, यहाँ देखिए इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको x1 x2 और उसके बाद यहाँ पर y1 y2 मानने के बाद हम लोग इसको फार्मूला पर लगा देते हैं। तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 का मान देखिए है 6, फिर माइनस x1 का मान है 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस y2 का मान है 4, फिर माइनस y1 का मान है -2। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सूत्र में माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी माइनस माइनस का गुणा होगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर कोष्टक लगाते फिर आपको दिखाते कि माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है, चिन्ह प्लस हो रहा है, तो बात वही हुई। तो हम डायरेक्ट आपको समझा दिए कि देखिए फार्मूला में यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह प्लस होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। y1 का मान है 2, 2 का स्क्वायर कर दिए। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में आप क्या लिखोगे,
देखिए 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए अगर हम लिखें यहाँ पर ए बी बराबर, ए बी का मतलब भुजा ए बी की लंबाई, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भुजा ए बी की जो लंबाई आई वो आई 37, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, भुजा बी सी की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ हमने ए बी भुजा की लंबाई निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, भुजा बी सी की लंबाई, भुजा बी सी की लंबाई, तो भुजा बी सी की लंबाई कैसे निकालोगे आप, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पर देखिए सूत्र हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, दूरी सूत्र का फार्मूला। अब यहाँ पर x1 x2 y2 y1 किसको मानोगे आप, तो देखो आप b और c के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो इसको मान लीजिए अब आप x1, जहाँ ये पहले x2 y2 हुआ करता था ए बी के लिए, अब ये बी सी के लिए x1 y1 बन गया, और जो c वाला है इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए भुजा बी सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 7, फिर माइनस x1 का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है देखिए माइनस की 2, फिर माइनस y1 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी बराबर ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1 का स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 4 ये जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की 6 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो गया, 37 हो गया। यानी ये भी आपका क्या है, 37 आ गया अंडर रूट में। तो आप कुछ गौर करिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि ए बी भी अंडर रूट में 37 था, और बी सी भी अंडर रूट में 37 है। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। एक है आपका ए बी जो कि है अंडर रूट में 37, और दूसरा है बी सी, ये भी है अंडर रूट में 37। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब इसका जो शीर्ष है वो एक सम द्विबाहु त्रिभुज का होगा। आप कहोगे सर आपने सी ए तो निकाला ही नहीं, सी ए निकाल कर चेक कर लीजिए कि क्या आएगा, क्या ये हो सकता है अंडर रूट 37 आ जाए। अगर ये अंडर रूट 37 आएगा तब ये सम द्विबाहु का शीर्ष नहीं होगा, तब ये समबाहु का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहीं से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये समबाहु का है कि समद्विबाहु का है। सी ए को भी निकाल लेते हैं, यानी भुजा सी ए की लंबाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए भुजा सी ए की लंबाई। तो भुजा सी ए की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला आप लगा दीजिए दो बिंदुओं का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये c वाला x2 y2 हुआ करता था, अब ये हो जाएगा आपका x1 y1, किसके लिए, c और a के लिए। और ये जहाँ पर a वाला x1 y1 हुआ करता था, इसको x2 और y2 कर देते हैं। ठीक है, हालांकि आप उसको भी x2 x1 मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस उलट जाएगा, तो हो सकता है मान में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए। तो हम लोग एक सीरियल क्रम से चल रहे हैं, ए बी बी सी, तो सी ए निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा सी ए की माप निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना, x2 माइनस x1, तो x2 है 5, 5 लिख दीजिए, माइनस x1 है 7, तो 7 लिख दीजिए, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1, तो y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है माइनस की 2, फिर माइनस,
और y1 का मान है -2, तो माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर +2 लिख दीजिए, का स्क्वायर कर दीजिए। तो CA बराबर क्या होगा, देखिए 5 में से 7 को घटाओगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 और +2 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो आप 0 का स्क्वायर लिख सकते हो या मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CA बराबर क्या होगा, 2 दूना के 4 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो आपने देखा CA का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका मान कितना है, 2 है। तो हम लोग देखें त्रिभुज ABC में, तो इसकी दो भुजा AB जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो शीर्ष दिए हुए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमसे यही पूछा था, जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो हमने जांच किया और पाया कि हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका AB है वो बराबर है BC के, और वो कितने के बराबर है, √37 के। तो नीचे से लिख दीजिएगा हाँ, लिखेंगे हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। हमने एक एक स्टेप से आपको बताया है कि कैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। चलिए इसको मिटाकर बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। तो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इधर दिख रहा है और हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। उसके बाद कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो कहने का मतलब ये है कि दो लोग हैं, क्लास में इंटर करते हैं और वो देखते हैं कि 4 मित्र 4 बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, चंपा और चमेली। चंपा कहती है ये जो चारों मित्र बैठे हुए हैं ये एक वर्ग बनाते हैं। चमेली कहती है नहीं नहीं, ये वर्ग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि कौन सही है कौन गलत है। यानी चंपा का कहना है कि ये वर्ग बनाते हैं, चमेली का कहना है कि ये वर्ग नहीं बनाते। तो कौन सही है कौन गलत है यही आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं। इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करने का मतलब ये है कि आपको अपनी किताब में चित्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र हम लगाए नहीं हैं और जो चित्र है वो थोड़ा लंबा बना हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लगाए हैं। क्योंकि बोर्ड पर अगर उसको हम बना देंगे हाथ से भी ऐसे मार्कर से, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जगह भर जाएगा और ये जो सवाल है इसको समझाने में बोर्ड हो सकता है कि भर जाए पूरी तरीके से, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा का कहना है कि ये वर्ग है, चमेली कहती है कि नहीं नहीं ये वर्ग नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको लिख कर समझा देते हैं कि इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे, क्योंकि आपकी किताब में निर्देशांक नहीं दिया है, चित्र बस बनाया है। तो देखिए आप चित्र से कैसे निर्देशांक निकालोगे। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो ये आपका A है, ये आपका D है, ये आपका C है और ये आपका B है। ये 4 मित्र आपकी किताब में देखें तो इस तरीके से बैठे हुए हैं, धारियां खींची हुई हैं x अक्ष और y अक्ष करके। ठीक है, तो अगर हम A का निर्देशांक बताएं तो देखिए A जो है वो x अक्ष पर तीसरे कॉलम पर है और y अक्ष पर चौथे कॉलम पर, तो इसका निर्देशांक हो गया 3,4। ऐसे अगर हम बात करें D का तो ये x अक्ष पर है 6वें कॉलम पर
और वाई अक्ष पर है पहले कॉलम पर, तो ये हो गया 6,1। सी की बात करें तो एक्स अक्ष पर ये 9वें कॉलम में है और वाई अक्ष पर ये चौथे पर है, तो ये हो गया 9,4। उसके बाद अगर हम बात करें बी का, तो बी है आपका कितना, 6वें कॉलम में एक्स पर है और 7वें में है आपका यहाँ पर वाई पर। तो इसके निर्देशांक हमने लिख दिए, ठीक है, निर्देशांक यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि जब निर्देशांक पता हो गया है तो हमको निकालना है इनके बीच की दूरी, क्योंकि अगर ये वर्ग है तो इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद हमको एक वर्गाकार संरचना दिखाई तो दे रही है, बट हकीकत में है या नहीं है वो तो सवाल बताएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तो ए बी बराबर क्या होगा, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए बिंदु है इसको x1 और यहाँ पर y1 मानेंगे, और ये वाला है आपका कितना, x2 और y2। क्योंकि हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट में x2 का मान देखिए है 6 माइनस x1 का मान है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है 7 है, देखिए y2 का मान 7 है, फिर माइनस y1 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर, अब 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर प्लस 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 18, ठीक है। अब 18 का अगर वर्गमूल निकालें तो ये हो जाता है आपका कितना, 3 अंडर रूट 2। अगर हम 18 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 3 अंडर रूट में 2, क्योंकि आप जानते हो 18 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 कैसे आएगा, 18 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 9 और 2 में, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2, यानी ये आ गया आपका 3 अंडर रूट में 2। इतना बात समझ में आया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो डायरेक्ट अब फार्मूला हम लोग नहीं रखेंगे। फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बार बार वही फार्मूला लिखना थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला देखकर यहाँ डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो ये जो बी है ये ए बी के लिए तो x2 y2 था, लेकिन बी जो है जब बी सी निकालोगे ये हो जाएगा आपका कितना, x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी वाले फार्मूला को देखकर मान बैठा देना है। तो यहाँ पर फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 है 9, फिर माइनस x1 है 6 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4, फिर माइनस y1 का मान है 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखो यहाँ पर बी सी बराबर ये हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये होगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9। तो बी सी बराबर 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 का वर्गमूल आप निकालोगे, जो हम बोल के समझा रहे थे उसको हम लिख कर समझाते हैं। इसको आप लिख सकते हो 9 गुणित 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो इसका वर्गमूल तो निकल गया, 2 का नहीं निकलेगा तो इसको अंडर रूट 2 में लिख दीजिए। इसका मतलब बी सी का भी मान कितना आ गया, बी सी का भी मान आ गया 3 अंडर रूट 2, ठीक है।
अब इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। ये जगह भी आपका बच जाएगा और हम सवाल भी लगाएंगे, क्योंकि इस सवाल में बहुत कुछ प्रूफ करके तब ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा BC का मान कितना आ गया, 3√2। अब हम लोग चलेंगे CD के बीच की दूरी निकालने। तो जब आप CD के बीच की दूरी निकालोगे तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पे लिखेंगे CD। तो CD बराबर फार्मूला वही लगाओगे आप यहाँ वाला, ये वाला फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 9 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान देखिए है 1, फिर माइनस y1 का मान है 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बैठेगा आपका CD बराबर 6 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, -3। तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। तो CD बराबर 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी 3 त्रिका 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो CD बराबर अंडर रूट में 18 और 18 का वर्गमूल आप जानते हो 3√2 होता है। तो CD का भी मान कितना आ गया, 3√2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे DA का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे DA बराबर, फार्मूला वही लगेगा आपका। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है। इसको मिटाकर हम लोग आगे लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग निकालेंगे अब DA का मान, ठीक है। तो DA निकालिए, इसको ऐसे घेर देते हैं ताकि आपका जगह बढ़िया से बचे। तो यहाँ पे देखिए DA, तो DA बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला। अब देखिए DA निकाल रहे हो तो ये वाला बनेगा, देखिए ये वाला बनेगा x2 y2 और ये वाला बनेगा x1 y1, ठीक है। ये आपका x1 y1 बन गया और ये बन गया x2 y2। क्यों, क्योंकि हम D से A की तरफ चल रहे हैं। फार्मूला वही है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है, 3 है। तो 3 माइनस x1 का मान है 6, 6 रख दीजिए का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे y2 का मान है 4, तो 4 रख दीजिए, माइनस y1 का मान है 1, तो 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो ये मिलेगा DA बराबर, ये हो जाएगा कितना, 3 में से 6 जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। तो DA बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9। तो DA बराबर 9 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। 18 का वर्गमूल आप जानते हो क्या होता है, 3√2। तो 18 का मान 3√2 आ गया। तो आप देखो ये तीनों क्या, चारों मान आपस में बराबर हैं। कैसे, यहाँ पर आपने निकाला AB का मान, तो AB का मान कितना आ गया 3√2, यानी AB का मान कितना आ गया 3√2, 3√2 आपने लिख दिया। उसके बाद BC का भी मान कितना आ गया, BC का मान कितना आ गया 3√2, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, मान लेते हैं 3√2। CD का भी मान देखिए 3√2 है, लिख दीजिए। DA का मान क्या है 3√2, लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि इनकी चारों भुजाओं का माप आपस में बराबर है। तो क्या हम इसको ये कह दें कि हाँ चंपा सही थी, क्योंकि चंपा का मानना था कि ABCD एक वर्ग है। आप केवल इतने से नहीं कह सकते, इस वजह से क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका वर्ग होता है इसी के जैसा एक और आकृति होता है जिसको आप बोलते हो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में समानता और अंतर सिर्फ इतने का है कि बात करें अगर समानता की तो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग समचतुर्भुज से कैसे अलग होता है, वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। वर्ग में जो उसका विकर्ण होता है वो क्या करता है, वर्ग को 2 त्रिभुजों में बांटता है और प्रत्येक त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को मतलब कि पालन करता है।
और समचतुर्भुज ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हालांकि समचतुर्भुज के भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बट वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या नहीं करते वो आप यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि इसका विकर्ण क्या है। विकर्ण देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम ए को सी से ऐसे मिला दें और बी को डी से मिला दें तो ये आपका विकर्ण बनेगा। तो हम विकर्ण AC को निकाल रहे हैं, ठीक है। AC को निकालने के बाद हम देखेंगे अगर ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि AC जो है वो इस पूरे आकृति को दो त्रिभुजों में बांट दिया है, एक ये वाला त्रिभुज और एक वाला त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज समकोण हुए यानी समकोण त्रिभुज हुए तब ये पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे, अन्यथा ये नहीं करेंगे। तो हमको बस वही चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CA या AC निकाल देते हैं। AC अगर हम AC के बीच की दूरी निकालें तो AC देखिए A और C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब करना क्या है, AC बराबर फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 देखिए है 9, 9 माइनस x1 है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है आपका 4 है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 फिर माइनस y1 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर AC बराबर 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ये 0 हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब 6 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 6 ही होगा, यानी 6 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा 6। तो AC का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए जो AC है ये दो त्रिभुज बना रहा है। अगर हम देखेंगे ये 90 अंश का कोण बनाएगा तो 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, ये होगा मान लेते हैं लंब, तब ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। अगर ये नहीं करेगा तो ये आपका एक वर्ग नहीं होगा, समचतुर्भुज होगा। लेकिन अगर कर दिया तो इसका मतलब ये वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर होगा, उसके बाद आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण कितना है, देखिए कर्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर B अगर 90 अंश का कोण बनाएगा तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और कर्ण है हमारा AC और AC का मान है 6, तो हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब है। लंब क्या है, लंब को हमने माना है 3√2, लिख दीजिए 3√2 का स्क्वायर। उसके बाद आधार है, आधार कितना है आपका वही 3√2, तो यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, यानी 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 18 आएगा। तो 18 इधर आ गया, 18 इधर, 18 18 हो गया 36, तो 36 बराबर 36 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। इसका मतलब ये है ये जो आकृति है पूरा का पूरा, ये आकृति आपका एक वर्ग की संरचना है, यानी ये चारों मित्र जहाँ बैठे हैं उनसे मिलकर एक वर्ग बनता है। और चंपा तो कह ही रही थी कि ये वर्ग बनाते हैं, जबकि चमेली सहमत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इनमें कौन सही हुआ,
चंपा की चमेली, तो आप कहोगे सर चंपा सही हुई, क्योंकि चंपा का कहना था ये जो चारों मित्र बैठे हैं ये आपके एक वर्ग की जगह संरचना बनाती है, जबकि चमेली क्या कहती है, हम इससे सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ पर जगह बचाए हम लिख देते हैं, लिखेंगे चंपा सही है क्योंकि यह एक वर्ग संरचना है, यह एक वर्ग संरचना है, ये वर्ग बनाते हैं चारों मित्र, इस वजह से चंपा आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं, 5 से लेकर 10 प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करा के बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना पूरा का पूरा गोचा पोची हो गया, आप देखिए इसको किस तरीके से आपको लग रहा होगा। बट अगर आप हमारे साथ पॉइंट टू पॉइंट समझे होंगे, जहाँ से हम बताते हुए चले जा रहे हैं, तब आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ा जाल टाइप का है, आपको लगेगा कि एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझ चुके हैं। ठीक है, बस आप उस पर फोकस करिए जिस पर हम फोकस करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बताना कि इनकी चारों भुजा बराबर है, तो आप उस पर देखिए कि चारों भुजा कैसे हम बराबर ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।